कृषि सुधार कानूनों के विरोध में कांग्रेस ने दिल्ली में राजभवन का घेराव करने की कोशिश की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता राजभवन की तरफ निकले, लेकिन इस मार्च में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भद्दे और बेहद आपत्तिजनक नारे लगाए, जिनमें न तो प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा रखी गई, न ही भाषा का लिहाज रखा गया। कांग्रेस के झंडे हाथों में लेकर ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे और ऐसे ही भद्दे नारे लगाते रहे। हैरानी की बात यह कि इस तरह के नारे लगाने वालों में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी शामिल रहीं। अरे मर गया मोदी, अरे मर गया शर्मिंदा करने वाले नारों पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने में देर नहीं की। तो अफसोस है कि कांग्रेस तो मर्यादा तोड़ने में विश्वास करती है। कांग्रेस तो एक परिवार के प्रति उनकी आस्था है, उनकी राजनीतिक संस्थाओं में कोई आस्था नहीं है। कांग्रेस के मार्च में एक बड़ा ट्रक भी शामिल रहा, जिस पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सवार दिखे। राहुल ट्रक पर खड़े होकर ही भाषण देना चाहते थे, लेकिन कार्यकर्ता शोर मचाते रहे। आसपास खड़े नेताओं में कोई हाथ जोड़कर तो कोई इशारों से भीड़ को शांत करने की कोशिश करता दिखा, मगर सब बेअसर रहा। थककर राहुल ने माइक छोड़ दिया। फिर एक दूसरे नेता ने कार्यकर्ताओं को शांत होने की अपील की। बार बार की अपील का भी फायदा नहीं हुआ तो राहुल दूसरी तरफ घूम गए। थोड़ी देर में कोशिश फिर शुरू हुई और एक नेता ने कार्यकर्ताओं से अपील करने का काम संभाला। राहुल ने भी इशारों से भीड़ को चुप रहने को कहा। सब बेअसर रहा, लेकिन हार मानने की बजाय राहुल ने फिर माइक थाम लिया। अब राहुल ने बोलना तो शुरू कर दिया, लेकिन माइक बंद हो गया। आवाज जब भीड़ तक नहीं पहुंची तो शोर भी नहीं थमा। एक माइक से बात नहीं बनी तो राहुल ने 2 माइक पकड़कर बोलना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। आखिरकार महज 1.5 मिनट बोलकर राहुल गांधी ने माइक छोड़ दिया। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता तो ट्रक से नहीं उतरे, लेकिन भीड़ में शामिल काफी कार्यकर्ता पुलिस से उलझ पड़े। राजभवन से कुछ दूर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और नारेबाजी करती हुई प्रदर्शनकारियों की भीड़ बैरिकेडिंग तक पहुंच गई। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़कर नारे लगाने लगे। थोड़ी ही देर में कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को गिरा दिया और आगे बढ़ने लगे। आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से पहले लेवल की बैरिकेडिंग को तोड़कर तमाम कार्यकर्ता आगे बढ़ गए। लेकिन अगली बैरिकेडिंग पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। राहुल और प्रियंका जिस ट्रक पर सवार थे वो आगे नहीं पहुंचा, बल्कि राहुल गांधी सीधा जंतर मंतर पहुंच गए। जंतर मंतर पर पंजाब के कांग्रेस के सांसद और कुछ विधायक पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। राहुल और प्रियंका उनके साथ उसी तंबू में बैठ गए। राहुल ने दावा किया कि आंदोलन पर जमा किसान थकने वाला नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर हमने इसको 10, 15, 20, 30 दिन यहाँ बैठा दिया, ये भाग जाएगा, डर जाएगा, हट जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान नहीं डरेगा, नहीं हटेगा, वो बैठा रहेगा। भागना आपको पड़ेगा। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी धरने पर बैठे सांसदों के तंबू में पहुंची। सौभाग्य की बात यह कि कांग्रेस ने किसानों की आवाज देश भर में राज्यपालों और उपराज्यपालों के जरिए सरकार तक पहुंचाने के लिए आंदोलन का ऐलान किया था, जिसमें बेमतलब के नारों के शोर के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। अक्सर यही होता है कि पार्टी के बड़े नेताओं को सामने देखकर बाकी नेता और कार्यकर्ता अपने नंबर बढ़ाने में जुट जाते हैं। फिर उनको ना तो मुद्दों का होश रहता है, न ही लहजे की परवाह रहती है। दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में यही सब हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से भी कुछ नहीं सीखा। सीखते तो समझ में आता कि राजनीतिक हमले मर्यादा में रहकर भी किए जा सकते हैं। गुजरात के केवड़िया में बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को रेल सेवा से जोड़ने की तैयारी है। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि रेलवे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पूरे भारत से ट्रेन चलाने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 17 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे, जिसके तहत देश के कई स्टेशनों से 7 यात्री ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर केवड़िया के लिए रवाना किया जाएगा। कोरोना काल में यह पहला मौका होगा जब किसी यात्री ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। देश भर में कल से कोरोना वैक्सीन को लगाने की शुरुआत होने वाली। ऐसे में जिन जगहों पर वैक्सीन लगाई जाएगी वहां हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई, जिसकी एक तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से भी सामने आई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में कोरोना वैक्सीन लगाने के अभियान की शुरुआत करने के बाद 100 डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए वहां एक हॉल तैयार किया गया, जिसमें एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई, जिसके जरिए वहां बैठे लोग पीएम से जुड़ सकेंगे।
जो इमरजेंसी बेड है उसकी भी तैयारी की जा रही है और लेकर उस कक्ष में जाया जा रहा है जहां पर कोरोना वैक्सीन कल लगाई जाएगी। उस हॉल में एक बेड भी लगाया गया ताकि कोरोना का टीका लगाने के बाद अगर किसी की हालत बिगड़ती है तो उसे फौरन इमरजेंसी रूम में शिफ्ट किया जा सके। तैयारियां हमारी तरफ से पूरी हैं। एक इमरजेंसी रूम मैनेज किया गया है, 5 बेड्स हैं। कुछ इसी तरह की तैयारियां हैदराबाद के गांधी अस्पताल में भी की गई। वहां एक आईसीयू बनाया गया है जहां वेंटिलेटर समेत बड़े पैमाने पर दूसरे इंतजाम किए गए, जिनकी वजह से वैक्सीन से तबीयत बिगड़ने पर मरीज का इलाज किया जा सकेगा। ये वो बेड है जहां पर लोगों को, जिसको 1 बाय 1 लोग आएंगे और उसको यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। टीका लगाने की तैयारियों की कुछ ऐसी ही तस्वीरें पटना के IGIMS अस्पताल में भी देखने को मिली। वहां लोगों को टीका लगाने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मौजूद रहेंगे। जिस हॉल में यह कार्यक्रम होगा वहां कोरोना नियमों के तहत सभी इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह के हालात से वक्त रहते निपटा जा सके। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में सुबह से शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीन लगाने के महाअभियान से पहले राज्यों को चिट्ठी लिखकर कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की चिट्ठी में इस बात का खास जिक्र किया गया कि एक आदमी को एक ही वैक्सीन की दोनों खुराक लेनी होगी। मतलब ये कि अगर आपने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खुराक ली है तो दूसरी डोज भी इसी वैक्सीन की लगानी होगी। चिट्ठी में यह भी कहा गया कि गर्भवती और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को कोरोना की वैक्सीन न लगाई जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि वैक्सीन के किसी भी ट्रायल में इन्हें शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि कोरोना की वैक्सीन सिर्फ 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए है। मतलब ये कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को, बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई जाए। सौभाग्य की बात यह है कि कुछ घंटे बाद कोरोना की वैक्सीन लगाने का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान प्रधानमंत्री मोदी शुरू करने जा रहे हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है। वैक्सीन पर पहला हक हमारे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का है। ये बहुत पहले से तय है। उनके लिए वैक्सीन की जितनी डोज की जरूरत है उसकी खेप अलग अलग राज्यों में पहुंचाई जा चुकी है। सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। लेकिन महामारी से आखिरी जंग में सफलता के लिए हम सब की भूमिका अब महत्वपूर्ण हो गई है। वैक्सीन को लेकर हमारे मन में जो हलचल मची है उस पर अभी काबू रखना होगा। हम अगर उतावलेपन में दिशा निर्देश तोड़ेंगे तो कोरोना को हराने की उम्मीदें टूटने लगेंगी। सबसे बड़ी चिंता अफवाहबाजों से, जो हमको आसानी से बहका देते हैं। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी किसी अफवाह पर भरोसा करना हम सब के लिए घातक हो सकता है। इसलिए उतना ही सच मानिए जितना सरकार बता रही है। जिसको वैक्सीन लगनी है उसकी लिस्ट तैयार सरकार ने करवा चुकी है और सरकार ही उन लोगों को वैक्सीन लगाने की तारीख, समय और जगह की जानकारी भेज रही है। कोई दूसरा अगर कोरोना वैक्सीन लगवाने का जुगाड़ समझाए तो समझ जाइएगा कि वो आपको झांसा दे रहा है। इसलिए सावधान रहिए कोरोना से भी और झांसेबाजों से भी। मुंबई पुलिस ने कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के नाम पर फर्जीवाड़े से बचने के लिए अलर्ट जारी किया। न्यूज़ 18 की श्रेया दुबे की रिपोर्ट है कि साइबर ठगी करने वाले कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों को ठगने की फिराक में, और उनके निशाने पर ज्यादातर बुजुर्ग हैं जिन्हें वो कोरोना का टीका लगवाने के लिए फर्जी मेल या SMS भेज रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों को भारत में दवाओं पर निगरानी रखने वाली संस्था DCGI के नाम से भी फोन किया जा रहा है। इसके लिए एक लिंक भेजा जाता है जिसमें लोगों से आधार कार्ड, पैन और बैंक की जानकारी मांगी जाती है, और जब लोग उन्हें OTP भी बता देते हैं तो उनके अकाउंट से तुरंत पैसे निकाल लिए जाते हैं। मुंबई पुलिस ने इस तरह की ठगी करने वालों से लोगों को आगाह किया और कोरोना वैक्सीन के लिए केवल सरकार के निर्देशों पर ही भरोसा करने की अपील की। और जब आप पार्ट पेमेंट या फुल पेमेंट कर देंगे तो ऐसे ग्रुप्स नदारत हो जाएंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने के अभियान की देश भर में शुरुआत हो गई। 27 फरवरी तक चलने वाले RSS और VHP के इस अभियान का नाम निधि समर्पण अभियान है, जिसके तहत देश भर के लोगों से राम मंदिर निर्माण के लिए धन इकट्ठा शुरू कर दिया गया। इस अभियान में सबसे पहला सहयोग देश के प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया। राम मंदिर निर्माण के लिए धनराशि इकट्ठा करने की मुहिम के तहत विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति भवन पहुंचा और राष्ट्रपति ने उन्हें 5,01,000 रुपए का चेक दिया। 5,100,000 रुपए का चेक है जो आलोक जी के हाथ में है। राष्ट्रपति ने दिया है। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति से मुलाकात करके VHP का प्रतिनिधिमंडल बाहर निकला है। साथ ही राष्ट्रपति से मिलकर लौटे VHP के लोगों ने यह भी साफ कर दिया कि वो बिना भेदभाव किए देश के हर उस नागरिक के पास जाएंगे जो राम मंदिर बनाने में सहयोग करना चाहता है। क्या प्रधानमंत्री से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम दूसरे नेताओं से भी आप लोग टाइम ले रहे हैं मिलने के लिए? जिसको श्रद्धा से देना है उस सबका स्वागत है।
अभियान शुरू हुआ तो अलग अलग शहरों से तस्वीरें आने लगी। भोपाल में वीएचपी के कार्यकर्ता घर घर गए, साथ ही वो दुकानों पर भी पहुंचे और जिसने श्रद्धा के साथ जो धनराशि दी उसे राम मंदिर निर्माण के लिए लिया। अयोध्या में राम मंदिर के लिए चंदा जमा करने का काम बाकायदा पर्चा लेकर वीएचपी की तरफ से और जो समाज के कार्यकर्ता वो निकले हुए हैं। मुंबई में भी निधि समर्पण अभियान से जुड़े लोगों ने सीताराम और हनुमान के जयकारे लगाते हुए धनराशि इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो वहीं लखनऊ से भी ऐसी ही तस्वीरें आईं जहां राम भक्त हनुमान की पूजा के साथ ही मंदिर निर्माण से जुड़ी मुहिम का आगाज हो गया। वहां इस अभियान को कामयाब बनाने के लिए 41 जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सौभाग्य की एक बात यह कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बना है उसी का सहयोग करने का बीड़ा विश्व हिंदू परिषद ने उठाया है। ये चंदा नहीं है, क्योंकि चंदा मांगा जाता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के लिए जो कूपन छपवाए हैं उनमें इसे ऐच्छिक समर्पण धनराशि कहा गया। मतलब कि अपनी इच्छा से जो जितना धन राम मंदिर के लिए समर्पित करना चाहे उसका स्वागत। ये अभियान शुरू होने से एक दिन पहले ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चेक साइन कर दिया था। उन्होंने अपने निजी बैंक खाते से निजी तौर पर राम मंदिर के लिए सहयोग दिया है, क्योंकि जैसे सोमनाथ मंदिर बनाते समय यह तय किया गया था कि मंदिर की एक ईंट भी सरकारी पैसे से नहीं रखी जाएगी, वैसा ही संकल्प राम मंदिर के लिए भी लिया गया है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने राम मंदिर के लिए नकद चंदा इकट्ठा करने पर सवाल उठाए, लेकिन वीएचपी ने साफ कर दिया कि ऐसी कोई बंदिश नहीं। राम का काम है, इसलिए जो जिस रूप में चाहे, जितना चाहे उतना धन दे सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ते छोड़ते चीन को एक और बड़ा झटका दे दिया। News18.com की रिपोर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते चीन की 9 बड़ी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इन कंपनियों ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi भी शामिल। इस फैसले के बाद अमेरिकी निवेशकों को 11 नवंबर 2021 तक इन चीनी कंपनियों में किया गया अपना निवेश वापस लेना होगा। अमेरिका ने इन सभी कंपनियों पर चीनी सेना के साथ सांठगांठ का आरोप लगाते हुए इन्हें अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। कुछ वक्त पहले भी अमेरिका ने चीन की 60 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था, जिनमें हुआवे भी शामिल थी। राजस्थान के जैसलमेर में कोरोना नियमों को ताक पर रखकर जैसलमेर राजघराने के युवराज का राज तिलक किया गया। राज तिलक के बाद 25 साल के चैतन्य राज सिंह की पदवी युवराज से बदलकर महारावल हो गई, जिसके जश्न में पूरा शहर उमड़ पड़ा। एक खुली गाड़ी में चैतन्य राज सिंह जैसे ही सोनार फोर्ट के गेट पर पहुंचे, वहां मौजूद भीड़ ने जयकारों के साथ उन पर फूलों की बारिश शुरू कर दी। राज तिलक की सभी परंपराएं किले में ही पूरी की गईं, जिसे किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। कहीं ढोल नगाड़े बजते दिखे तो कहीं जमकर डांस हो रहा था। ढोल ताशों के शोरगुल के बीच हवाई फायरिंग की भी आवाज सुनाई देती रही। वहां कोरोना की सारी बंदिशों को दरकिनार कर लोगों को दावत दी गई। शायद इसलिए जितने लोग किले के अंदर थे उतने ही बाहर भी खड़े नजर आए। जश्न के जोश में सब ऐसे खोए कि उन्हें कोरोना का होश नहीं रहा। सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही नहीं सकती थी, लेकिन वहां पहुंचे लोगों ने अपना मुंह तक ढकने की जरूरत नहीं समझी। ताजपोशी के बाद चैतन्य राज सिंह गाड़ी पर सवार होकर जनता से मिलने निकल पड़े और उनके साथ ही लोगों का हुजूम भी साथ साथ चलता रहा। सौभाग्य की बात है कि हम तमाशा देखने के शौकीन लोग हैं और अपना ये शौक पूरा करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। कई पीढ़ियों से राजे रजवाड़ों की शान शौकत के बारे में हम जो सुनते रहे हैं, अगर उसे देखने का मौका मिल जाए फिर तो हम भगवान की भी नहीं सुनते। महामारी क्या चीज़ है? जैसलमेर का शाही घराना तो वैसे भी 850 साल पुराना है। अब राजशाही का पुराना रुतबा न सही, जैसलमेर के भाटी वंश के महारावल को वहाँ के लोग अब भी राजा ही मानते। राजशाही खत्म होने के बाद जैसलमेर के पूर्व राज परिवार की वहाँ की राजनीति में पूर्व राज परिवार का वहाँ की राजनीति में दखल और दिलचस्पी बराबर बनी रही है, इसलिए लोगों के साथ जुड़ाव भी कम नहीं हुआ। वहाँ के पूर्व युवराज के राज तिलक की रस्म के दौरान हम सब भूल गए कि ये उनके परिवार की परंपरा है जिसे वो निभा रहे हैं, तो कम से कम हम लोग महामारी से बचने का अपना फर्ज भी निभा लें। टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF की कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तान ने कवायद फिर तेज कर दी। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि FATF के प्रतिबंध से बचने के लिए पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे पुराने आतंकी संगठनों से काम लेना कम करेगा और
नए बनाए आतंकी संगठनों का जिम्मा जम्मू कश्मीर में अपने आतंकियों को सौंपने की खबर है, ताकि फरवरी में होने वाली FATF बैठक में यह दिखाया जा सके कि कश्मीर में होने वाली आतंकी गतिविधियों में उसका कोई हाथ नहीं, बल्कि कश्मीर के ही कुछ लोग शामिल हैं। ऐसा करके वो दुनिया की आंखों में धूल झोंककर एक बार फिर ब्लैकलिस्ट होने से बचना चाहता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट होता है तो उसे विदेशों से मिलने वाली मदद बहुत हद तक बंद हो जाएगी। हालांकि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। पंजाब के गुरदासपुर से रूह कंपा कर रख देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ बदमाशों ने मामूली विवाद में एक महिला पर हमला कर दिया। जिस वक्त ये घटना हुई उस समय महिला के घर वाले उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंचे थे। तभी कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया। उसे बचाने के लिए जब उसकी मां बीच में कूदी तो उस पर भी धावा बोल दी, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक आरोपी उसकी मां से मारपीट करता नजर आया तो वो महिला खुद को उन लोगों से बचाने के लिए भागती दिखाई दी। पीड़ित का आरोप है कि ये बदमाश काफी लंबे वक्त से उसके परिवार वालों को तंग करते आ रहे हैं। इन दिन पहले कंप्लेंट में मैं लिखाया कि मैंने मारन पै गया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने भरोसा दिया कि इस मामले में जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोषी गिरफ्तार किया, बाकी जांच चल रही है जो भी हो। वीडियो में गोली लगने के बाद महिला की मां और एक कुत्ता जमीन पर बेसुध गिरे दिखे। बाद में दोनों महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। स्वाभाविक की एक बात यह कि हम जिसे मामूली विवाद समझते हैं वही आगे चलकर ऐसे खून खराबे की वजह बन जाते हैं। झुंड बनाकर हमला करने वाले गुंडे मामूली विवाद को लिटमस टेस्ट की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। किसी की जमीन, किसी की दौलत पर नजर गड़ाए ऐसे अपराधी पहले डराते धमकाते हैं। थाने में गुंडागर्दी करने की शिकायत पर पुलिस वाले भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो भी तो इसे मामूली विवाद ही मानते हैं। गुरदासपुर जैसे इलाके में पुलिस की ये सोच ही गलत है कि कोई विवाद मामूली भी हो सकता है। पंजाब का ये इलाका ड्रग्स की तस्करी और नशाखोरी के लिए एक दशक से बदनाम है। वहां किसी भी बात पर विवाद मामूली हो ही नहीं सकता, क्योंकि पता ही नहीं कि कौन गिरोह बनाकर मामूली विवाद का बदला लेने के लिए बंदूक तलवार चलाने पर आमादा हो जाए। खबर है कि आतंकवादी दिल्ली पर पठानकोट जैसे हमले की फिराक में है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की साजिश रची है, जिसका जिम्मा आतंकी मौलाना इब्राहिम अजहर को सौंपा गया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पर हमले के लिए 3 आतंकवादी कश्मीर भी पहुंच चुके हैं, जो 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले जैसा ही आतंकी हमला दिल्ली पर करने की फिराक में। इसके अलावा खबर है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने कश्मीर में हमले की योजना बनाई है और इसके लिए लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन को हमलावर ड्रोन से लैस करने का प्लान बनाया है। ये ड्रोन 5 किलो वजन के साथ 3 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम बताए जा रहे हैं। दिल्ली में वेतन के मुद्दे पर नगर निगम के कर्मचारियों ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल सरकार और MCD के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली के तीनों नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारी बकाया वेतन के मुद्दे पर 7 जनवरी से हड़ताल पर हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें अभी तक 5 महीनों का बकाया वेतन नहीं मिला, जिससे नाराज सैकड़ों कर्मचारी एक बार फिर दिल्ली सरकार और नगर निगम के खिलाफ सड़क पर उतर आए। हाथों में बैनर, पोस्टर और नारे लिखी तख्तियों के साथ इन कर्मचारियों ने MCD मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड लगा दिए। इस वक्त सिविक सेंटर के करीब ये कर्मचारी जो हैं वो पहुंचे हैं। दरअसल इनको राजघाट से होते हुए सचिवालय तक पहुंचना था, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड कर इन सभी को यहां पर रोका हुआ है। हालात संभालने के लिए वहां पुलिस ने भारी बंदोबस्त किए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों को अधिकारियों ने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से नाराज कुछ लोग तो बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए। निगम के कर्मचारियों ने यह साफ कर दिया कि अगर उन्हें बकाया वेतन नहीं मिला तो वो कोरोना वैक्सीन लगाने के अभियान से भी नहीं जुड़ेंगे। अब वैक्सीन का कार्यक्रम था तो हम जो 5 महीने से वेतन न मिला, हम कैसे उसमें भाग लेते, हमने उसका बहिष्कार किया। हालांकि एक दिन पहले दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने उन्हें वेतन देने के लिए 938 करोड़ रुपए जारी किए। स्वाभाविक की एक बात यह कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों का फंड को लेकर दिल्ली सरकार से बरसों पुराना विवाद है, जिसमें नगर निगमों के कर्मचारी पिस रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल उत्तर और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों की है। दिल्ली नगर निगम के 3 हिस्सों में बंटवारे के बाद उनकी आर्थिक हालत खराब होती चली गई, क्योंकि नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स से ही सबसे ज्यादा आमदनी होती थी और प्रॉपर्टी टैक्स का बड़ा हिस्सा दक्षिण दिल्ली के इलाके से ही आता है। अब हर 2-3 महीने पर उत्तर दिल्ली और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों के कर्मचारी अपने वेतन के लिए सड़क पर उतर आते हैं और हर बार नगर निगम के मेयर आरोप लगाते हैं कि दिल्ली सरकार उनका बकाया पैसा नहीं दे रही।
दिल्ली सरकार ने एक दिन पहले पैसे देने का ऐलान करते समय फिर दावा किया कि उसे नगर निगमों को जितना देना था उससे ज्यादा दे चुकी।